हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने थे। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाम से ही लग रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और क्यों होता है, और केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ का डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत लोगों का कहना है कि अगर केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है तो केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर केमिकल रिएक्शन अगर आप नहीं जानते हो तो केमिस्ट्री आपका अधूरा रहेगा। इसलिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ही आपका केमिकल रिएक्शन है। कोई भी आदमी इस चैप्टर को पढ़ के पूरा ओवरऑल केमिकल रिएक्शन का जानकारी नहीं ले सकता है। ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज 9th पढ़े हो, 10th पढ़ोगे, 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन लिखना, पढ़ना, उसको समझना सीखोगे। ठीक है, एक दिन का ये चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डिफिनीशन के साथ और कुछ केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे जिसको आप फॉलो करोगे मेरे साथ। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप जानकारी दे सकते हो कि सर हमको इस लेक्चर में ये प्रॉब्लम हुआ है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे मान लेते हैं एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी, दोनों आपस में कंबाइन या रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस बनाया ए बी। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या रखेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो क्या बोल सकते हो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन और रिएक्ट with each other to form a new compound with different properties। मतलब ये दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना। जो ए बी नाम का जो कंपाउंड बना है उसका प्रॉपर्टी जो होगा सब्सटेंस ए और बी से डिफरेंट होगा, तो इस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या रखेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो शॉर्ट में हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं कि कैसे आप लिखोगे, और इसको बोर्ड एग्जाम में भी लिखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। डिफिनीशन क्या होगा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन और रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो कंबाइनिंग सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया केमिकल रिएक्शन का, जो आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कुछ बातें ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एटम का जो होता है ना वो रीअरेंजमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस है, आपस में कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाए ए बी। यहाँ पर हुआ क्या, मगर एक केमिकल रिएक्शन है ना, तो यहाँ पर हुआ क्या, एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ। जैसे यहाँ पर ए और बी क्या था, पहले अलग अलग सब्सटेंस था, लेकिन ये दोनों मिलने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस के रूप में आया। मतलब ए और बी का क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स का। तो याद रखेंगे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, है ना। तो इसको दूसरे वर्ड में केमिकल रिएक्शन को डिफाइन भी आप कर सकते हो, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व। 9th क्लास में आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो एटम बनता है न तो
बिगड़ता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो एटम जो हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम की संख्या जो हर एक एलिमेंट का होगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर ए के एटम कितने हैं 1 और बी के भी एटम कितने हैं 1। यहाँ जो प्रोडक्ट के रूप में बना ए बी, इसमें भी ए के परमाणु या एटम कितने हैं 1 हैं और बी के भी कितने हैं 1 है। मतलब एटम का संख्या जो हर एक एलिमेंट का होगा वो कभी चेंज नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंबाइनिंग सब्सटेंस लॉस देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। जो कंबाइनिंग सब्सटेंस होंगे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका अपना प्रॉपर्टी जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे ए का कुछ अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगा और बी सब्सटेंस का कुछ अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन जब भी ये दोनों कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस ए बी बनाएंगे तो यहाँ पर ए और बी का अपना प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगा और ए बी का एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि रिएक्शन के दौरान कंबाइनिंग सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाता है और एटम की संख्या हर एक एलिमेंट का कंजर्व होगा और रिएक्शन के दौरान सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ बात कर लेते हैं कि अगर मान लो एक कंटेनर में हमने 2 सब्सटेंस रखा, ठीक है, ज़रूरी है कि वो आपस में रिएक्ट करेंगे। अगर मान लो रिएक्ट करते हैं, कभी हो सकता है रिएक्ट नहीं भी करे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कंटेनर में रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कंटेनर के अंदर रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग किस टॉपिक में लाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिएक्शन पहचानने का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं सब्सटेंस ए और बी को हमने रखा है, ठीक है। सब्सटेंस ए और बी आपस में एक कंटेनर में रखे हुए हैं। अगर हमको पहचानना है कि ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर इस कंटेनर से अगर कोई गैस अगर इवॉल्व होता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर रिएक्शन होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन होने के चांसेस बनते हैं अगर किसी कंटेनर में 2 सब्सटेंस है और कोई गैस यहाँ पर इवॉल्व होता है, तो आप बोल सकते हो सर रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे समझते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिए। पहले से इसमें क्या डाला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बाद में हमने इसमें जिंक के कुछ मेटल पीस डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई गैस अगर इवॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा गैस इवॉल्व होगा, H2 गैस इवॉल्व होगा। तो H2 गैस अगर यहाँ से इवॉल्व होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर इस कंटेनर में रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। अगर रिएक्शन हुआ होगा तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो लेक्चर में आप क्या पढ़ोगे कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब रिएक्शन का प्रोडक्ट के लिए आपको धीरे धीरे 9th को भी स्टडी में लाना पड़ेगा, 10th क्लास को भी स्टडी में लाना पड़ेगा। आगे के क्लास में जैसे जैसे पढ़ते जाओगे रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना भी सीखते जाओगे। कुछ एग्जाम्पल हम आपको सिखाते हैं लिखने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, याद रखना है कि जब भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। कौन सा गैस लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से समझना क्या है, अगर एक कंटेनर में एसिड रखा हुआ है, उसमें अगर आप कोई भी मेटल डालोगे, थोड़ा रिएक्टिव मेटल है ना, नोबल मेटल नहीं, ठीक है, अगर रिएक्टिव मेटल अगर डालते हो इसके अंदर तो एक गैस कंटेनर से इवॉल्व होगा। वो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस। इस चीज़ को आपको रिमेंबर कर लेना है, बाद में समझेंगे कि क्यों मेटल
एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम एसिड बेस और सॉल्ट था। ठीक है, तो देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। जैसे मान लो Zn है ना, इस मेटल हो गया, एसिड के रूप में हमने HCl ले लिया। अगर ये दोनों रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnCl2 सॉल्ट बनाएगा, और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, इवॉल्व होगा हाइड्रोजन गैस। एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मान लो हमने सोडियम को रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट, और साथ में कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जब भी मेटल अगर एसिड के कंटेनर में रखा जाए तो एक सॉल्ट बनेगा, और साथ में उस कंटेनर से कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस, जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का नाम आप लोग सुने होंगे। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, अगर इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, मतलब एसिड के साथ, मान लो एक कंटेनर में हमने HCl रखा हुआ है, कुछ पीस हमने किसका डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट का, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को आप कैसे पता लगाओगे, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें कौन सा गैस रिलीज होगा, आप लोग खुद बताइएगा। रिएक्शन हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें बनने वाला कौन सा सब्सटेंस है, NaCl बनेगा, साथ में H2O बनेगा, और साथ में CO2 बनेगा। तो आप लोग यहाँ बेशक पहचान सकते हो कि तीनों प्रोडक्ट में कौन सा गैसियस प्रोडक्ट है, CO2 है। तो कंटेनर से कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके हेल्प से बता सकते हो कि सर इस कंटेनर में क्या कौन सा गैस इवॉल्व होगा, CO2। तो याद रखना है, जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर एक कंटेनर में रखा जाए, अगर कोई गैस अगर इवॉल्व होता है तो आप बोल सकते हो कि सर ज़रूर दोनों सब्सटेंस में कुछ न कुछ रिएक्शन हुआ होगा, और इन रिएक्शन को आपको ध्यान में भी रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बताते हैं। ठीक है, जैसे टेस्ट है ना, जैसे आप बोलोगे सर मान लेते हैं दो सब्सटेंस हमने एक कंटेनर में रखा, कुछ गैस इवॉल्व हुआ, हमको पता चला, फील हुआ, क्योंकि गैस दिखता तो है नहीं। अगर आपको फील हुआ कि कुछ गैस इवॉल्व हुआ, लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो गैस कौन सा है, H2 है कि CO2 है कि O2 है कि N2 है ना। तो इस गैस का पता लगाने का जो भी मेथड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट, है ना। टेस्ट फॉर डेट सब्सटेंस या डेट एलिमेंट, है ना। अगर मान लो किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये कौन सा गैस है, तो इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जब भी इसको जलाओगे, बर्न करोगे, तो ये फिज साउंड के साथ जलेगा। कैसा साउंड के साथ जलेगा, फिज साउंड के साथ जलेगा। तो अगर कोई भी गैस अगर फिज साउंड के साथ जलता है तो आप कंफर्म हो जाओ कि वो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, दूसरा एक टेस्ट और बताते हैं, CO2। अगर मान लो किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है दो सब्सटेंस के बीच में, और कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, वो CO2 है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो गैस CO2 है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब भी CO2 को लाइम वाटर से पास करोगे, ठीक है, किस वाटर से, लाइम वाटर से पास करोगे, तो इसका एक कलर जो होगा ना वो कैसा होगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो दो टेस्ट भी आपको याद रखने हैं। देखिए छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइंस का ब्रांच नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे उससे पॉइंट्स हर एक चैप्टर में मिलेंगे, जिसको हमेशा आपको क्या रखना पड़ेगा, रिमेंबर रखना पड़ेगा, तभी आगे के चैप्टर में आप अच्छा काम कर सकते हो या अच्छे से उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो दो टेस्ट हो गए यहाँ पर, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन और टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन का टेस्ट करना है तो सीधे उसको जलाओ, अगर फिज साउंड के साथ जलता है मतलब वो कंफर्म हाइड्रोजन गैस होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है तो उसको लाइम वाटर से पास कराओ, अगर वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है तो समझ जाना कि वो कंफर्म गैस कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। अगर दो सब्सटेंस को एक कंटेनर में रखा जाए, लेकिन ये थोड़ा केस थोड़ा अलग है ना। यहाँ पे मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, दो लिक्विड लिया, जैसे मान लो एक लिक्विड A लिया
और एक लिक्विड बी लिया, ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में हो गया, मतलब लिक्विड स्टेट में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो याद रखना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आप सब जगह नहीं लगाओगे, लिक्विड रिएक्शन के लिए लगाओगे, ठीक है, जहाँ पे सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होते हो। जैसे मान लो ए और बी दोनों लिक्विड स्टेट में एक कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करें और एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, बाकी सारा चीज़ सारा कंपोनेंट किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, लेकिन एक प्रोडक्ट किस स्टेट में आ जाए, सॉलिड स्टेट में आ जाए, तो इस सॉलिड प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट या पीपीटी। तो याद रखना कि प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, पीपीटी बोलेंगे। अब पीपीटी क्या होता है, सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन। जब अगर लिक्विड सॉल्यूशन है या लिक्विड सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट अगर सॉलिड स्टेट में बन जाए या उससे सॉलिड स्टेट में बनेगा तो आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा, वही सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी या प्रेसिपिटेट। जैसे एग्जांपल में आप देखो, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, याद रखना है, देखो एग्जाम्पल अभी बताए थे आपको कुछ देर पहले, रिएक्शन आप अभी लिखना नहीं सीखे हो कि दो सब्सटेंस अगर रिएक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमेंबर करना है इन चीज़ों को। तो देखिए क्या होता है, पहला है पोटेशियम आयोडाइड, अगर रिएक्ट करता है लीड नाइट्रेट के साथ तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, लीड आयोडाइड, ठीक है, और साथ में बनेगा KNO3, ठीक है। और ये लिक्विड सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में रहेगा आपका कंपोनेंट रिएक्शन का, लेकिन एक कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में आएगा, कौन सा, PbI2, मतलब लीड आयोडाइड, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। और इसी सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी। और इसका कलर कैसा होगा बाबू, येलो कलर का होगा। और इससे आप पता लगा सकते हो कि रिएक्शन कंटेनर में रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये तो हो गया कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ मतलब रिएक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन अब हम लोग को रिमेंबर यहाँ क्या करना है कि अगर कोई बाई चांस हमसे पूछ देता है कि लीड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, तो कैसा कलर होगा, येलो कलर का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाए कंटेनर में और उसमें बैरियम क्लोराइड डाल दो, क्या डाल दो, बैरियम क्लोराइड, सारा कंपोनेंट किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में रहेगा, लेकिन एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, वाइट प्रेसिपिटेट। जिस वाइट प्रेसिपिटेट को देखकर के आप बोल सकते हो कि सर कंटेनर में रिएक्शन हुआ होगा। और ये वाइट प्रेसिपिटेट किसके फॉर्मेशन के कारण हुआ होगा, बैरियम सल्फेट के कारण, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर किसी कंटेनर में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन के चांसेस बनते हैं। और यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट याद रखना है बात कि अगर लीड आयोडाइड का कलर कोई पूछे तो येलो कलर का होगा, बैरियम सल्फेट का कलर पूछे तो वाइट कलर का होगा। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे और आगे थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट हमारा है चेंज इन कलर। अगर मान लो एक कंटेनर में दो सब्सटेंस डाले, ठीक है, और उसका कलर चेंज कर गया, तो आप बोल सकते हो सर कंटेनर के अंदर कुछ न कुछ रिएक्शन हुआ है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद क्या रखना है, जब भी सिट्रिक एसिड में अगर आप KMnO4 डालोगे, ठीक है, KMnO4 का कलर होता है पर्पल, याद रखेंगे, यहाँ से नोट करते जाइए सारे बात को। KMnO4 का नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नेट नहीं मैग्नेट। तो याद रखना है KMnO4 का नाम क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। तो जब भी सिट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कलरलेस बनेगा। तो चेंज हो गया कलर, पर्पल से कलरलेस हो गया, मतलब आप बोल सकते हो कंटेनर के अंदर कुछ न कुछ रिएक्शन हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जब भी आप सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को अगर रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, K2Cr2O7, K2Cr2O7 का नाम क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नोट करते जाइए, है ना। K2Cr2O7 का नाम क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज, ठीक है।
ये सब कलर याद रखते जाना है, ठीक है। ये सब फेमस कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है। तो K2Cr2O7 का नाम क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज। जब भी ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में कैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, ग्रीन होगा। तो कलर ऑरेंज टू कहाँ गया, ग्रीन गया। तो आप बोल सकते हो सर कंटेनर के अंदर रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली है कि अगर दो सब्सटेंस अगर मिले, उनका कलर अगर चेंज कर जाए तो फिर भी आप इससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट हमने ले लिया एक कंटेनर के अंदर, ठीक है। एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट ले लिया। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। कैसा कलर का होगा कॉपर सल्फेट, ब्लू। इसमें हमने कुछ पीसेस जिंक के डाल दिए, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन हुआ, ठीक है। रिएक्शन के प्रोडक्ट के रूप में क्या बना हम लिख देते हैं, ZnSO4 बनेगा और साथ में कॉपर बनेगा, ठीक है। और इसका कलर जो होगा ना, कॉपर का कैसा कलर होता है, वायर देखे होगे कॉपर का रेडिश टाइप का होता है, तो रेड मान लेते हैं उसको, है ना, रेड। तो अगर मान लो आपने एक कंटेनर लिया कॉपर सल्फेट से भरा हुआ, उसमें जिंक के पीसेस डाले, शुरुआत में कलर था ब्लू, लेकिन रिएक्शन के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा किसमें, रेड में। मतलब अगर चेंज हो गया कलर ब्लू टू रेड, मतलब कंटेनर के अंदर रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, हुआ है। मतलब ये बात को आप कलर चेंज से भी बता सकते हो कि कंटेनर के अंदर रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। फोर्थ पॉइंट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लो दो सब्सटेंस को हमने एक कंटेनर में रखा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन सडनली टेम्परेचर कंटेनर का इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो भी आप बोल सकते हो कि सर कंटेनर के अंदर कुछ न कुछ रिएक्शन हुए हैं। और वो रिएक्शन के दौरान हो सकता है कि हीट इवॉल्व हुआ होगा, हीट इवॉल्व होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया होगा, या हीट कंज्यूम हुआ होगा जिसके वजह से टेम्परेचर घट गया होगा। तो याद रखिएगा, अगर सिस्टम का टेम्परेचर या कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है या चेंज कर जाता है तो उस कंटेनर में रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो Zn को अगर HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया गया, फिर वही चीज़ आ गया, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, क्या बनने वाला है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, है ना। तो सॉल्ट में क्या बनेगा, ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन इसके दौरान कुछ हीट भी रिलीज होगा, कैसा क्या होगा, और हीट भी इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होगा। तो पहले इस कंटेनर में जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भरे थे तो टेम्परेचर कुछ होगा, लेकिन इस हीट के रूप में जो प्रोडक्ट हमको मिला, ठीक है, इस हीट की वजह से इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग इस टेम्परेचर के इंक्रीज से पता कर सकते हैं कि इसके इन दोनों सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डाल दिया, किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, याद रखना, कॉमन नेम है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, क्विक लाइम, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि इसका कॉमन नेम होता है स्लेक्ट लाइम। क्या होगा, स्लेक्ट लाइम। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइए, ये सब बेसिक इंस्ट्रूमेंट है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर केमिस्ट्री अगर आपको जानना या सीखना है तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए। तो हम लोग क्लास 9th और 10th में कुछ सीखते नहीं, यही बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखते हैं। अगर एक्चुअल केमिस्ट्री अगर जानना है तो क्लास 11th और 12th में होता है, ठीक है, और आगे की क्लास में होगा। तो याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। और देखिए इसके दौरान क्या होगा, कुछ हीट रिलीज होगा, क्या होगा, कुछ हीट रिलीज होगा, और इस हीट रिलीज की वजह से क्या होगा, इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस टेम्परेचर के इंक्रीज से आप पता लगा सकते हो कि ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए या नहीं किए। आप सिंपली ले सकते हो एग्जाम्पल कार्बन, ठीक है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन के साथ जला दो, बर्न कर दो, है ना।
बर्निंग कर दो, ठीक है। जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा या बर्निंग करेगा तो एक गैस बनेगा, CO2 गैस बनेगा, और साथ में कुछ हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज करेगा तो सडनली टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का, बढ़ जाएगा। तो इस टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज से भी आप समझ सकते हो कि कंटेनर में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन स्टेट। अगर मान लो दो सब्सटेंस को हमने कंटेनर में डाला, जो सब्सटेंस को डालेंगे उसका फिजिकल स्टेट तो ज़रूर हमको पता होगा कि वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सब्सटेंस को अगर कंटेनर के अंदर डाला गया लेकिन उसका फिजिकल स्टेट चेंज कर जाए, तो उस फिजिकल स्टेट के चेंजिंग की वजह से भी आप बता सकते हो कि कंटेनर के अंदर रिएक्शन होगा या नहीं हुआ, है ना। तो जैसे मान लो बर्निंग ऑफ वैक्स, है ना, मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती शुरुआत में कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में। जैसे उसमें बर्निंग होगा, जलता जाएगा, वैसे वैसे उसका स्टेट सॉलिड टू कहाँ जाएगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा। तो बर्निंग ऑफ वैक्स के दौरान क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड फिजिकल स्टेट चेंज करता है। तो इस फिजिकल स्टेट के चेंज की वजह से भी आप बता सकते हो कि उस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रिएक्शन पहचानने के लिए कि रिएक्शन कंटेनर के अंदर होगा या नहीं होगा। अगर गैस इवॉल्व होगा तो भी हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन होने के चांसेस हैं, चाहे टेम्परेचर चेंज कर जाए, चाहे कलर चेंज कर जाए, चाहे पीपीटी का फॉर्मेशन हो, चाहे स्टेट बदल जाए। तो इन सारे पॉइंट से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि कंटेनर के अंदर रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, 2-3 पॉइंट कॉमन मिल जाएंगे किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में। किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में मिलेगा कि कलर भी चेंज कर रहा है, उसका स्टेट भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मिलते जाएंगे आपको डिफरेंट रिएक्शन में। और एक स्मेल भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे खाना होता है, अगर फूड को काफ़ी दिन तक स्टोर करके रखो, क्या होता है, उसका स्मेल बदल जाएगा। तो स्मेल बदल गया तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो उस पॉइंट का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सिक्स्थ पॉइंट में आप नोट कर सकते हो, अगर सिस्टम का या कंटेनर का स्मेल चेंज कर जाए ना, तो भी आप इस बात से गेस कर सकते हो कि कंटेनर के अंदर रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिसको आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में आज सीख लिए। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आए, है ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन सिंबॉलिक फॉर्म। केमिकल रिएक्शन को आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके बारे में हम लोग केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे। फिर हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो इसलिए जो भी क्लासेस या लेक्चर होती है उसको आप कंटिन्यू रखिए, है ना, उसका नोट्स भी अपना बनाते रहिए। जो भी पॉइंट्स होता है, जो भी आपको दिक्कत या समस्या होता है, उसको आप मैसेज के सहारे हम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।